बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नईम सिद्दीकी। नाज़रीन, कोरोना वायरस दिन ब दिन पाकिस्तान में उसकी जो वबा है बढ़ती जा रही है। 300 से ज़्यादा लोग जो है वो इस वबा का शिकार हो चुके हैं। 14,000 से ज़्यादा जो है वो लोग इन्फेक्टेड हैं। आगे समझ नहीं आ रही। हुकूमत कह रही है कि अगले आने वाले 15 से 20 दिन इंतहाई सेंसिटिव है, लेकिन रमज़ान की वजह से आवाम जो है वो इस बात को बिल्कुल तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि मस्जिदों में जाके नमाज कैसे पढ़नी है और बाज़ारों में जाके शॉपिंग कैसे करनी है। वो बिल्कुल कैजुअल हैं। और ये जो डॉक्टरों के बार बार कहने के बावजूद और बड़ी रिक्वेस्टें करने के बावजूद, क्योंकि कहा जाता है कि राइट मैन एट द राइट जॉब एंड द राइट मैन फॉर द राइट एडवाइस। अब ये जो बीमारी का मामला है, इसमें ना तो कोई उलमा को एडवाइस दे सकते हैं और ना आपको हुकूमत को एडवाइस दे सकती है। हुकूमत को और बाकी तमाम आवाम को अगर कोई चीज़ फॉलो करनी है तो वो डॉक्टरों की एडवाइस को फॉलो करना है। और डॉक्टर इस वक्त तमाम मुल्क के एक ही बात कह रहे हैं कि इसका एक ही इलाज है, वो इलाज है हिफाजती तदाबीर और हिफाजती तदाबीर। लेकिन हम हैं कि हम कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इस मर्ज़ का असर कम होता जा रहा है। आज न्यूजीलैंड ने लॉकडाउन खोल दिया है, कल दुबई ने लॉकडाउन को नरम कर दिया है, इटली ने कहा है हम 4 मई से अपना लॉकडाउन को कम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी इसी ख्याल रखना चाहिए। इस वजह से नहीं कि बीमारी है, इस वजह से भी कि बीमारी है और ख़तरनाक भी है। और तीसरी बात है, हमारे पास वसाइल और रिसोर्सेज भी नहीं है इसको कंट्रोल करने की। और अगर ये वबा ज़्यादा फैल गई तो ना हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स हैं, ना हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स हैं और ना हमारे पास इतना तिब्बी अमला है जो इन मरीज़ों को देख सके। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर हो गए हैं। ये ओहदा पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पास रखा था। उसके साथ साथ मुआवने खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक ईवान साहब की भी छुट्टी हो गई। उनकी जगह आसिम सलीम बाजवा साहब को, जो कि चेयरमैन थे सीपैक अथॉरिटी के, जिनका बड़ा तजर्बा है सहाफ़त के मैदान में भी कि वो ISPR में उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से इस सहाफ़त के मसले को हैंडल किया, तो वो अब मुआवने खसूसी आ गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नैब आर्डीनेंस की तैयारी हो रही है। नया नैब आर्डीनेंस की बात हो रही है। उसमें 1 अरब से ज़्यादा केसेस जो हैं वो सिर्फ नैब टेकअप करेगा। पिछला ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया है। क्या ऐसी वजूहत हैं कि ये मुल्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस पे चल रहा है और ऑर्डिनेंस कभी भी एक अच्छी लेजिस्लेशन कंसिडर नहीं की जाती। जी, आज हम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और साबिक जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जनाब उमर बलोच साहब, और उनके साथ हैं एडवोकेट हाई कोर्ट मलिक इमरान फिरोज साहब, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे जनाब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नया नैब ऑर्डिनेंस आ रहा है और उसमें बात ये हो रही है कि 1 करोड़ से ज़्यादा के जो मामलात हैं उनको देखा जाएगा और वो नैब जो है उससे ऊपर के मामला देखेगी। और पिछला ऑर्डिनेंस जो है वो चूँकि अब लैप्स हो गया है, उसके लिए अब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी मशावरत की जा रही है। तो क्या ये मामला है, चूँकि आपको तो इन चीज़ों का बहुत तजर्बा है, कि क्यों बार बार हम एक ही चीज़ पे जा रहे हैं कि ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस? देखा जी सिद्दीकी साहब, बात यह है कि आपने अपने तौर से जुमलों में बड़ी अच्छी बातें कह रही हैं, लेकिन हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। उसमें पहली बात ये कि जो नैब का जो मसला पैदा हुआ है, कौमी इक़्तिसाद ब्यूरो, इसने बड़ा अच्छा काम किया है जी। जस्टिस जावेद इकबाल ने तकरीबन 272 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान के खजाने में जमा कराया जी। और ये हुकूमत पाकिस्तान को भी वो कौमी इक़्तिसाद ब्यूरो की खिदमात का बरमला सरकारी तौर पर एतराफ़ करना चाहिए था जी, लेकिन वो खामोशी इख्तियार किए बैठे हुए हैं जी। अब यह अगर कौमी इक़्तिसाद ब्यूरो अगर कमजोर हो जाएगा तो पाकिस्तान की गवर्नेंस कमजोर हो जाएगी जी। तो ये हम ये कहेंगे कि आप ऑर्डिनेंस कर लें, लेकिन ऑर्डिनेंस की हमें इसमें कोई इख्तिलाफ राय नहीं रखते हम, लेकिन इसमें बाकायदा कानून साजी करें, पार्लियामेंट का इजलास बुला दें और कौमी एहतसाब ब्यूरो की जो 4 साल कारकर्दगी है गुज़िश्ता सालों की, वो तमाम सामने रख के बाकायदा बहस करें और जहाँ इसमें तरमीम करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन बहरहाल हमें कौमी एहतसाब ब्यूरो को मजबूत करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में करप्शन बहुत बढ़ गई है जी। करप्शन पहले भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस हुकूमत की गुड गवर्नेंस न होने की वजह से करप्शन का जो है बाजार गर्म है। इनके जो दोस्त साथी वो बरमला इस चीज का एतराफ करते हैं जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कौमी इक़्तिसाद ब्यूरो को मजबूत किया जाए। ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
इसी तरह अभी जो आया है चीनी का और ये आटे का, गंदम का जो बुरान है, ये बहुत बड़ा खतरनाक बुरान है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि मैंने किसी को माफ नहीं करना। तो ठीक है, वो 3 हफ्ते की उनको दे दी गई है इजाजत कमीशन की रिपोर्ट, उस पर हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब के इम्तिहान का वक्त है। हुकूमत पाकिस्तान को जब आवाम देख रही है, आप देख रही है, मीडिया देख रहा है, तो वहाँ एक इस्टेब्लिशमेंट भी इनकी एक एक चीज को देख रही है। तो ये भी इसको इमरान खान को बकायदा इदराक होना चाहिए कि जनाब बकायदा एक ही लम्हे चीज हो रही है। वायरस जो आ रहा है, कोरोना वायरस, वो पूरा कंट्रोल आर्मी के हाथ में आया, तब थोड़ा बहुत ही कंट्रोल हो गया है, कम हो गया है। अगर ये आर्मी कंट्रोल ना करती तो इसके बड़े खतरनाक होते, आवाम सड़कों पे आ जाती, मतलब में खाना जंगी हो जाती। बिल्कुल वो जो तकसीम हो रहा है साल प्रोग्राम सानिया निश्तर के जरिए या और इदारे जो कर रहे हैं, उसके पीछे आर्मी खड़ी है, आर्मी देख रही है। जी बिल्कुल। तो ये हमें इस लिहाज से बड़ा एक अच्छी बात है, लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए कौमी इत्तेसाब थियरियों के साथ ज्यादा उनके इख्तिरात में वसी करें। उन्हीं की गवर्नमेंट, अगर इख्तिरात कम कर दिए गए तो फिर करप्शन तो मुल्क में बहुत ज्यादा है और करप्शन फैल जाएगी। जी कमर दिशा साहब हमारे साथ ही रहेगा। स्टूडियो में हमारे साथ उमैर बलोच साहब एडवोकेट और मलक इमरान फिरोज साहब एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बलोच साहब, जैसे अभी कंवर दिलशाद साहब ने कहा कि नैब को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नैब तो बेसिकली इंक्वायरी उन्हीं लोगों के लिए कर रहा है जिन्होंने इसको कमज़ोर करना है और जिनको इन्होंने कमज़ोर किया। और हर हुकूमत ने अपने वक्त में नैब को अपने तरीके से, जैसे पहले ये कौमी एहतसाब ब्यूरो था, उससे पहले उन्होंने जब नवाज़ साहब के ज़माने में बना तो उस ज़माने में इसकी और हैयत थी, अब और है। तो आप क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि इसके चेयरमैन के जो इख्तियार है वो कमीशन के सबूत, ये बात मुझे समझ नहीं है कि कमीशन के सबूत क्या कैसे करेंगे। देखें, 2 चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट ये है कि एक तो नैब आर्डीनेंस आया या आएगा या उसकी साबका की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, अब एक्ट बनेगा तो उसके बाद दूसरी बात है। अब जहाँ तक एक आर्डीनेंस की बात और उनके इख्तियारात की बात, चेयरमैन साहब के इख्तियारात की बात, वो एक डिफरेंट चीज़ है। नैब के पास जो जितने इख्तियारात दिए वो लेजिस्लेचर ने दिए हैं, पार्लियामेंट ने दिए, कवानीन के थ्रू आए हैं। अब वो उनकी मंशा के मुताबिक उन्हें चलना है। क्या आया कि स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, क्या स्टेट की जो रिस्पांसिबिलिटी है, क्या उसमें ये बेहतर होगा कि जो तमाम इख्तियारात जो पहले से मिले हुए हैं क्या वो ठीक है, या आया कि उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अब तो ये हम ये कहने के लिए हम ये कहेंगे कि जनाब ये पता नहीं होना है, नहीं होना, एक्ट बनना है या उसके इख्तियारात कम होने हैं, ज्यादा होने हैं। जब वो तमाम चीजें सामने आएंगी तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर डिस्कस किया। आप लॉ को समझती हैं, तो मेरा सवाल ये था, वही मैंने कंवर दिलशाद साहब से यही पूछा था कि ये ऑर्डिनेंस बार बार आप पेश करते हैं, तो लेजिस्लेशन अगर ना हो सकी तो ऑर्डिनेंस लैप्स होते रहे तो वो इख्तियार तो दोबारा नैब के पास चले जाएंगे। ये तो ऑलरेडी दोबारा चले गए हैं ना नैब के पास। तमाम पहले अगर ऑर्डिनेंस के थ्रू जहां एग्जम्पशन थी ताजरों को और मुख्तलिफ लोगों को एग्जम्पशन दी गई थी, प्राइवेट बिजनेस, तो ऐसी सूरत में अब तो वो क्योंकि लैप्स होने के बाद तमाम इख्तियारात इनके पास मौजूद है, अब ये दोबारा इख्तियारात देने की नैब को जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। इमरान साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो नैब ने अभी तक जो कार्रवाइयाँ की हैं, पीछे अभी जो 17 महीने में हमने देखा, उसमें देखा है बहुत सारे लोग अपोजिशन के भी, पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के भी, कुछ एक आध PTI के भी लोग पकड़े, लेकिन हुआ क्या कि बहुत महीने इनको जेलों में रख के उनकी जमानतें हो गई और कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आई। जैसे कंवर दिलशाद साहब ने कहा 270 अरब रुपया रिकवर हुआ, लेकिन कितने हज़ार अरब था जिसमें से 270 रिकवर हुआ। सदीकी साहब, शुक्रिया, आपने इस मौजू पे मुझे मौका दिया। पहली बात ये कि नैब ऑर्डिनेंस की इंसेप्शन जो है वो देखने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि नैब ऑर्डिनेंस बनाया गया मुशर्रफ के दौर में और उसको स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया कि इससे कुछ सियासी जो मामलात हैं उसको फिक्स करने के लिए और कुछ सियासी शख्सियात को फिक्स करने के लिए इसको इस्तेमाल करते रहे। सब्सिक्वेंट देयर टू इन्होंने बहुत अच्छा काम किया।
जैसे कंवर साहब ने कहा कि उनकी जो अच्छे इकदाम हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए जी। अब आपने जो बात की कि बार बार ऑर्डिनेंसेस हम लाए जा रहे हैं और उसमें तब्दीली करते जा रहे हैं, तो विद द टाइम लॉ की खूबसूरती क्या होती है कि लॉ में हमेशा वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है, और वक्त के साथ साथ जब हम देखते हैं कि उसमें कहाँ पे कमियां कोताहियां हैं, वहां पे तब्दीली लाना जरूरी हो जाती है। जैसे कि हमने देखा कि यही जो आपने बात फरमाई कि नैब बंदों को पकड़ती है, उनकी बेल हो जाती है और उनसे कुछ ज्यादा रिकवरी नहीं हो सकती। शायद हजारों अरब थे जिनमें से 272 अरब जो है वो रिकवर हो गए। तो इस चीज को कैटर करने के लिए भी, और फिर क्योंकि जब आपने गवर्नमेंट चलानी होती है तो आप पे मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स होते हैं। हमने देखा कि इसी नैब ऑर्डिनेंस की वजह से लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। इस प्रेशर की वजह से कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो फौरन नैब का नोटिस आ जाता है कि आपने ये रकम कहां से ली। तो बहुत सारी ऐसी चीजें विद द टाइम वो अराइज हुई, जिसकी वजह से ये जरूरी हो गया कि वो जो मौजूदा नैब ऑर्डिनेंस था उसको तब्दील किया जाए। तो हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले दोबारा एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसको तब्दील किया गया, और फिर अब एक नए ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही है। तो ये नए ऑर्डिनेंसेस क्यों? नए ऑर्डिनेंसेस वजह एक आजकल तो बड़ी वो प्रिवेलिंग एक सिचुएशन है पेंडेमिक की, जिसकी वजह से क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास इन सेशन नहीं है, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम इसको उस ऑर्डिनेंस के अलावा किसी भी तरीके से हम इसको प्रोमलिगेट कर सकें। तो एक तो वो उनके पास वो एक लीगल जो वो एज है वो मौजूद है। लेकिन होना क्या चाहिए इस पे कि इस पे देखें, अंग्रेज ने हमें जो कानून दिया ना जी, मैं आज जो सीआरपीसी मैं आज पढ़ता हूँ वो 1908 में बनाई गई, जो सीपीसी मैं आज पढ़ता हूँ वो भी 18वीं सदी ईस्वी में बनाई गई। वो इतने कम्प्रिहेंसिव लॉ थे कि आज तक हमें उनमें चेंज करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। और हमने जो लॉ ये 4-5 साल 7 साल पहले बनाया है, हम उसमें 2 दफा तरमीम कर चुके हैं, तीसरी दफा तरमीम के लिए तैयार खड़े हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने जो लीगल ब्रेन्स हैं उनको यूटिलाइज करके इस पे एक इफेक्टिव लेजिस्लेशन तमाम सूबों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिन पे पहले ये नैब लागू था अब लागू नहीं है, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसको एक कम्प्रिहेंसिव लॉ में तब्दील करना चाहिए जो कि इफेक्टिव हो, जो कि तमाम जो कॉर्नर्स हैं उनको सेटिस्फाई भी करे, लेकिन वो जो पर्पस है नैब का कि उन्होंने करप्शन को कंट्रोल करना है, पूरा होना चाहिए। कंवर दिलशाद साहब, आप ये बताइएगा कि ये इख्तियारात जो चेयरमैन के इख्तियार हैं, कमीशन को देने का क्या मतलब है? उनका ख्याल यह कि एक सिंडिकेट के हवाले कर दे। अब तो चेयरमैन जो है आली है ना, जो खुद ही फैसला करते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मशवरे से चेयरमैन आगे चलते हैं। अब उनका प्रोग्राम यह है कि थोड़ा सा उन्होंने चेयरमैन के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की, कर्टेल किया उसको, कहाँ बाकायदा कदर लगा रहे हैं ये उसके, ताकि वो खुद इख्तियार इस्तेमाल ना करे, वो कमीशन के हवाले करे। कमीशन अगर इजाजत दे तब उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दाखिल किए, इससे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इस पर चेयरमैन के इख्तियार भी कम होंगे, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उनके भी इख्तियार कम हो जाएंगे, और आवाम में इसका अच्छा तासर नहीं जाएगा। जैसे हमारे दोस्त फरमा रहे, जहाँ जहाँ इसके अंदर कमी पेशी है, खामियां हैं, कोताहियां हैं, अभाव है, वो दूर कर दें। लेकिन चेयरमैन के इख्तियार जो है वो कमीशन के जरिए देने से कौमी इत्तेसाद ब्यूरो के इख्तियार कम हो जाएंगे। चेयरमैन तो सिंबॉलिक हो गया ना, चेयरमैन तो सिंबॉलिक हो गया, वो तो एट द स्ट्रोक ऑफ पेन तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता। फिर आने उसके इख्तियार कम हो जाएंगे, कदम लग जाएगी, वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से वो काम नहीं कर सकेंगे। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, ये चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके ज्यादा फायदा कोई नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट को नॉर्मलाइज कर देगी, चुनाव दे देगी। अच्छा, इन हालात को देखते हुए ऐसा ऑर्डर्स लेके आए जो सबके लिए सूरतमंदी हो, ताजिर बराती भी, डेरोपरेट भी, सरमायाकार, इन्वेस्टमेंट सारे खुश हो। बिल्कुल। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, एक बात ये बताइएगा कि अब एक नया शोशा शुरू हो गया है, 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड की बात हो रही है। आप ये बताएं कि ये अब क्यों ये रेट्रोस्पेक्टिव चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं? पहले इन्होंने खुद ही मिलके बनाया इसको, अब वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बंदरबांट की थी और अब हम इसको करेंगे, और शायद पीपल्स पार्टी इसको ना माने तो हम उसके बगैर भी इसको शायद क्या मुमकिन हो सकता है, हो जाए? नहीं, इसके लिए हमारी तो 18वें अमेंडमेंट में अगर कोई आइन में अगर कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो फिर 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत पेश आती है। 2/3 मेजॉरिटी के बगैर कोई इसमें लफ्ज कामा भी दुरुस्त नहीं हो सकता जी। इसमें सबसे बड़ी सिद्दीकी साहब बात, हमने सबसे बड़ा गौर किया, देखा था, पढ़ा था। मैंने उस वक्त इसाजदार से, चौधरी निसार अली खान से बात की थी जब ये 18वें अमेंडमेंट के तहत ये जो सेहत का मैं और जो वजारत तालीम जो है ये अगर सूबे में चल जाए तो फिर ये सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। एजुकेशन का डिपार्टमेंट भी और हमारा सेहत का भी, हेल्थ का भी, ये दो इम्पोर्टेंट है बारे में। यहाँ हमने भी उसमें कोशिश की थी कि ये ना कहीं दो जो महकमे जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए। तालीम एक वफाक का अलामत है,
पाकिस्तान की वहदत की अलामत है तालीम जो है। बिल्कुल इसी तरह ये सेहत का मामला होता है। लेकिन बहरहाल उस वक्त उन्होंने इस सबसे बड़ी इसमें जो गलती कोताही की गई है ना, वो हमारे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस पर नजर पहले ऑर्डर दिया कि मैं इसको फैसला करूंगा। उन्होंने इसको 3 महीने तक इसको सस्पेंड रखा 18वीं अमेंडमेंट के ऊपर, बकायदा फैसला करना था। 17 नहीं किया। अगर वो उस पर ये चीजें फैसला कर देते तो आज ये नौबत ना आती। अब ये हुकूमत पाकिस्तान, अब हमारी वफाकी हुकूमत है या पार्टी है, ये इनकी बस की बात नहीं है। हालात खराब है, मुल्क के अंदर बहादुराई है, अफवाम तफहीम नहीं है। इस लिहाज से ये 18वीं अमेंडमेंट के बारे में कोई नुक्ता ट्रांसफर नहीं चेंज नहीं कर सकते। ये महज अवाम की तवज्जो उठाने का तरीकाकार है। इस पर अमल दरामद जो है बड़ा मुश्किल है। 18वीं अमेंडमेंट को इन हालात में उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। इनके पास कोई मेजॉरिटी नहीं है। 4 आदमियों की बस पर ये हुकूमत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये 18वीं अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। इनके वज़रा जो है वो इंतहाई नालायक है। इनके जो एडवाइजर है वो इंतहाई नालायक है। अब एक ऐसा एडवाइजर रखा गया वो उल्टी सीधी इनको पटारियां देता रहता है। बिल्कुल। तो ये हालात ठीक नहीं जा रहे हैं। इस लिहाज से यहाँ भी हमें नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या वज़ारत इत्तलात व नशरियात में तब्दीली की है, तो वहाँ अपने अंदर की इन हाउस की तब्दीली भी कर रहे हैं। जो छोटे बैठाए हुए एडवाइजर गैर हलफ याफ्ता जो हैं, जी बिल्कुल, वो इसको अब बड़े बड़े मुकनाई खिदमत हासिल करें ना, ऐसा सिलसिला बना दिया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो उलझाल में डाल दिया। बिल्कुल। सारी अमेंडमेंट तरमीम नहीं हो सकती। ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब हमसे बात करने का। बलूच साहब, हेल्थ और एजुकेशन ये 2 इंतहाई महरूम महकमे हैं, महरूम डिपार्टमेंट है, महरूम मिनिस्ट्री हैं जिसकी पूरे मुल्क को ज़रूरत है और इसको कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब 18th अमेंडमेंट के बाद ये चले गए सूबों के बाद, तो बजाय हालात बेहतर होने के पहले से भी ख़राब हो गए। अब ये बात हो रही है 18th अमेंडमेंट जो है उसको चेंज करें, NSA अवार्ड के ऊपर बात हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये चूहे बिल्ली का खेल ही होता है पार्लियामेंट में हर वक्त? देखिए, सबसे पहले तो ये मुशर्रफ ने जो कहा था कि कम अज़ कम पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा होना चाहिए, ग्रेजुएट आदमी होना चाहिए। उन्होंने कानून भी लेके आया था। अब यहाँ पे आज़ाब अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। जिसके बंदे ज़्यादा हैं, जो पार्लियामेंट जो इक़्तिदार में है, उनकी 2/3 मेजॉरिटी है, तो जो दिल करे वो काले को सफ़ेद कर दे, सफ़ेद को काला कर दे। हालांकि जुल्म की बात यह है कि जनाब जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि एजुकेशन और हेल्थ का जो महकमा है, कम अज़ कम ये फेडरेशन की अलामत तस्वर होता था। तो आप ये नहीं देखते कि जनाब फेडरेशन ने जनाब हेल्थ भी और तालीम भी वो सूबों को दे दी। आज जो हालात हैं देखें, अब प्राइवेट स्कूल ने सर उठाना शुरू कर दिया हर जगह। इवन के वहाँ पे अब सरकारी स्कूलों का अगर आप देखें ना, वहाँ पे अशर देखें, वहाँ पे टाट तक मुहैया नहीं है। वहाँ पे टीचर्स कभी स्कूल का रुख नहीं करते। अगर जाएंगे तो देहातों में अगर मौजूद भी होंगे तो वो बच्चे जनाब बगैर टाट के बैठे होंगे, बगैर किसी भी चीज़ों के बैठे होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, दूसरा अगर आप हेल्थ में जाएंगे, जहाँ पे भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में डिस्प्लिन तक नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल सही है। वहाँ पे अमला मौजूद नहीं होगा, इसी तरह टीचर्स मौजूद नहीं होगा, इसी तरह कोई चौकीदार मौजूद नहीं होगा। आपने जिनके हाथ वो चीज़ें मुहैया कर दी हैं, उन्होंने बस बंदर बांट करके अपने मामलात को चला रहे हैं। ये अफसोस की बात है। इसको कम अज़ कम फेडरेशन में आना चाहिए। बिल्कुल। इमरान साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो हेल्थ और एजुकेशन का मामला है, हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है। मतलब जिसका जो दिल करता है वो एक स्ट्रोक से करता है और ये बाद में सोचते हैं कि हमने क्या कर दिया। अब 7% रेवेन्यू सूबों को चला जाता है फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट चीखना शुरू हो गया कि कर्जे तो हमारे ज़िम्मे, और मीठा मीठा वो हापा और कड़वा कड़वा थू थू वाली बात करें। एक तो मैं आपके पीछे जो बात चल रही है उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना कि क्या ये अगर फ़र्ज़ करें कि 18वीं तरमीम अमेंड हो जाती है और दोबारा ये इख्तियार फेडरेशन के पास आ जाता है, तो कोई हमें कोई पॉजिटिव चेंज नजर आता है, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं, फेडरेशन का अपना जो किरदार है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के हवाले से वो कोई मिसाली नहीं है। हमने इन 2 सालों में देखा है। आप अपने सिर्फ एक इस्लामाबाद के 2 हॉस्पिटल्स आप देख लें, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे आपको डॉक्टर मिल जाए, वहाँ पे आपको मेडिसिन मिल जाए, वहाँ पे आपको इंसानों वाला ट्रीटमेंट मिल जाए। वहाँ सिर्फ आपके साथ अच्छे इखलाक से कोई बंदा बात कर ले तो आप बताइएगा कि जो
फेडरेशन अपने इस्लामाबाद के 2 अस्पताल ठीक नहीं कर सकती, वो पूरे मुल्क के अस्पताल कैसे ठीक करेगी? नंबर 1। नंबर 2, इनका जो फर्स्ट एजेंडा था जब ये तकरीरें किया करते थे कंटेनर पे चढ़ के, तो ये कहा करते थे कि हम एजुकेशन जो है वो बड़ा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की होती है, और एजुकेशन के बजट को आप इंक्रीज करेंगे तो कौमें ऐसे बनती हैं, दिस एंड दैट। एंड जब ये तशरीफ लाए तो इन्होंने HEC का बजट डिक्रीज कर दिया, यूनिवर्सिटियों को दी जाने वाली इमदाद इन्होंने 50% कम कर दी, और सिचुएशन ये आ गई कि फॉर द फर्स्ट टाइम पेशावर की एक यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि हमारे पास तनख्वाहें देने की लोगों को पैसे नहीं है। यहाँ पे इस्लामाबाद की फेडरेशन की यूनिवर्सिटीज के पास लोगों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, ये पूरे मुल्क के स्कूल्स चलाएंगे। शायद सूबों को देने का मकसद ये था कि कहीं पे वो जो सेंटर ऑफ अथॉरिटी है वो नीचे डिवॉल्व कर दे, ताकि वो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोई नाज़िम बैठा है, जो कोई MPA बैठा है, वो उसको शायद बेहतर लुक आफ्टर कर सके। और इनसे मैं आज कहता हूँ कि आज भी इनसे बेहतर वो लुक आफ्टर कर रहे होंगे। इनके हाथ में आ जाएगा तो फिर इसका अल्लाह ही हाफिज़ है। इमरान साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक का जाए, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे उस वक्त फिरदौस आशिक अवान साहब की बात करेंगे कि उनको इस सौदे से क्यों उठाया गया। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बलोच साहब, फिरदौस आशिक अवान साहबा जो कि एक बहुत बड़े कद की पॉलिटिशियन है पाकिस्तान की, मेरे ख्याल है शायद वो वाहिद पॉलिटिशियन है जो शायद मुशर्रफ दौर से लेके अब तक मुख्तलिफ हुकूमतों में वजारतें लेती रही हैं। उनको पहले भी रज़ाई साहब के दौर में भी शायद उनको वजारत से हटाया गया था और अब फिर हटाया गया है। अब क्या समझते हैं कि क्या वजूहात हैं वज़ीर इत्तलात के लिए? बेसिकली क्या क्रेडेंशियल क्या होने चाहिए, उसकी क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वज़ीर इत्तलात हो? तो इनको किस बुनियाद पे लगाया गया और फिर क्यों हटाया गया? देखिए, 2 चीज़ें। एक तो अगर आप इन PTI गवर्नमेंट को देखें जी, तो इसके बैक के ऊपर जाएं, आज से 2 साल पहले जी इन्होंने कहा कि हमारे पास मुकम्मल तैयारी है और जाके वहाँ पे हम ये बिल्कुल तब्दील करके रख देंगे। जब PTI की हुकूमत आई, हमने ये देखा 2 सालों में ना उसके पास सिविल रिफॉर्म की कोई तैयारी थी जी, ना उनके पास पॉलिटिकल रिफॉर्म की कोई तैयारी थी जी, बिल्कुल, ना उनके पास इकोनॉमिक रिफॉर्म की कोई तैयारी थी जी, ना उनके पास पुलिस रिफॉर्म की कोई तैयारी थी जी। इन चीजों को देखते हुए फिर जो हाथे चढ़ा उन्होंने अपनी पॉलिसियां लूली लंगड़ी बनानी शुरू कर दी। कभी इधर से बंदे उठा लिए, कभी इधर से बंदे उठा लिए और चूचू का मुरब्बा बना के रख दिया। हर बंदा अपनी अपनी बातों पे लगा हुआ था, अपनी अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद साल में 6 महीने बाद वज़ीर इत्तलात पहले वो जनाब मेरे ख्याल में वो फवाद चौधरी साहब रहे, फिर उसके बाद ये मैडम भी आई, खुद भी अपने पास रखा। मकसद ये है, देखें, बंदे तब्दील करने से पॉलिसियां नहीं तब्दील होती। बिल्कुल सही बात। आप अपनी पॉलिसी तब्दील करें, अपने विजन में चेंज ले आए। देखें, मैं जब ये चाची को देखता था, मासी को, तो बड़ा अफसोस होता था कि इनके पास यही कुछ रह गया है कि कन्वे करने के लिए। अब जो कोरोना का इश्यूज से, कोरोना के इश्यूज में आपने कम्युनिकेट करना था, लोगों को बताना था, अपनी पॉलिसी कम्युनिकेट करनी थी। आपने तकरीबन देहात के लोगों में रहते हुए, जो पहाड़ों में रहते हैं, देहात में लोग रहते हैं पाकिस्तानी, उन तक पैगाम पहुंचाना था। आपने ऐसी मासी को बिठा दिया, खुदा का खौफ खाओ। मैं तो समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी ने ये कहां से लेके आई थी और PTI ने, मुशर्रफ साहब लेके आए और PTI ने किस तरह फिर उठा लिया। पूरी अवाम खुश हो गई है इस मासी के जाने से। कल स्लाइडें चल रही थी कि शायद 10% उन्होंने कोई इश्तिहारात में कोई हिस्सा मांगा है, फिर कुछ और बातें चल रही थी कि दूसरे वज़रा ने शिकायतें की कि जी हमारे मामलात में इंटरफेरेंस करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इत्तलात की जो मिनिस्ट्री है, मैं समझता हूँ ये एक सेकंड प्राइम मिनिस्टर की उसकी स्वाबदीद भी है, और दूसरा ये जो वजारत है ये सबसे ज़्यादा विजिबल वजारत है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर किसी को, या प्राइम मिनिस्टर पहले भी मैं कहूँगा, जितना लोग वज़ीर इत्तलात को देखते हैं इतना प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखते। तो अब जो आसिम बाजवा साहब को लगाया गया है, जो CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन थे, और शिबली फराज साहब को फुल मिनिस्टर लगा दिया, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर के पास थी मिनिस्ट्री। तो आप क्या समझते हैं कि डिसिप्लिन लाने के लिए बाजवा साहब को लाया गया है?
मेरी अपनी ओपिनियन इसमें ये है कि बाजवा साहब ने बहुत अच्छा काम किया है DGSPR, इसमें कोई शक नहीं है। और इस सिचुएशन में जैसे मेरे भाई ने कहा कि ये वो टाइम है कि जब गवर्नमेंट ने हर एक इकदाम पे कॉन्फिडेंस में लेना है सारी आवाम को, और उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए किसको इस्तेमाल करना है, अपने इसी मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करके। और ये बेसिकली ही इज़ द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। तो ये उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये एक अच्छी चॉइस है कि वो ही इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय। उसमें उनका बड़ा एक अपने जब उनके पास DGSPR का चार्ज था तो वो बड़े सेंसिबल तरीके से उन्होंने उस तमाम मामलात को हैंडल किया। डिसिप्लिन था ना। लेकिन मेरी उसमें एक और ओपिनियन ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट पे इससे पहले भी ये इल्ज़ामात हैं कि शायद फ़ौज जो है इस गवर्नमेंट के बैक पे है या इनको लाने वाली फ़ौज है, और ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं। आप हर इदारा उठा के देख लें तो वहाँ पे सरबराह कोई ना कोई रिटायर्ड फौजी सरबराह जो है वो बैठा है। तो गवर्नमेंट को अपना बेटर इमेज लाने के लिए मेरी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद इनका जो डिसिप्लिनरी जो इश्यूज है ना वो इन लोगों में हो ही नहीं पा रहे। हम देखते हैं कि डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, और फौज एक वाहिद अदारा है जो कि हम कह सकते हैं कि वेरी वेल डिसिप्लिन्ड है। सर हमने इस अपने सारी एक्सरसाइज से अपने इदारों को डेवलप करना है। तो अगर हमने हर जगह पे सिविल अदारे क्यों नहीं डेवलप होते? कहने का मतलब करप्शन इधर हो रही है, करप्शन की धमाधम बात हो रही है, आटे चीनी के स्कैंडल की बात हो रही है, IPPs की बात हो रही है, लेकिन नतीजा सिफर बाई सिफर है। इसकी वजह क्या है? सर उनको ट्रेन होने दें, जो भी बंदा लगाएं उसको एक सफिशिएंट चांस दें और उसको ट्रेन होने दें। अगर हम लोगों को ट्रेन करने की बजाय, अब देखें कि एक क्रिकेट टीम होती है और फिर एक अंडर 19 होता है जो कि उसका बैकअप होता है कि अगर वहां से कोई बंदा रिटायर होता है तो उसकी जगह ये आता है। तो अगर हम उसका हल ये निकालें कि जी अच्छा एक प्लेयर रिटायर हो गया, उसकी जगह हम एक फौज से ट्रेंड बंदा और डिसिप्लिन बंदा लगा देंगे, तो ये हल नहीं है। हल ये है कि हम अपने ही बंदों को ट्रेन होने दें और उनको वहां पे मुनासिब मौका दें और वहां पे लेके आए। और ये स्पेशली ये जो की पोस्ट है जो कि जैसे कि आपने फरमाया ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, और अगर रिप्रेजेंटेशन फेस ऑफ द गवर्नमेंट अगर एक फौजी साहब जो हैं वो बैठे होंगे तो शायद वो मैसेज ये जाएगा कि कंट्रोल कहीं और पे है, सेंटर ऑफ पावर जो है वो कहीं और पे है, और वो जो पॉलिसी बनाते हैं और फिर समझा ये जाता है कि ये जो सरबराहान होते हैं ये फिर अपनी पॉलिसीज और वो एट द बैक एंड रावलपिंडी की पॉलिसी जो है वो ही वहां पे प्रेजेंट करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो कहीं पे एक गलत मैसेज ये जा रहा है कि शायद इसकी वजह से ये शो हो रहा है कि सेंटर ऑफ पावर जो है अगेन दैट हैव बीन शिफ्टेड टू रावलपिंडी। तो इस इमेज को जो है वो डिल्यूट करना बड़ा जरूरी था। और यहाँ पे कोई अगर पॉलिटिकल जो है बंदा, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं जिनकी वोकल पावर बड़ी अच्छी है, जिनके सहाफियों के साथ बेसिकली ये जो की पोस्ट है ये तो सहाफियों की पोस्ट है, इस पे कोई अच्छा सहाफी नामवर सहाफी लगा दें तो शायद वो इन जनरल साहब से ज्यादा बेहतर इस मिनिस्ट्री को चला सके। तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, इनमें से आप जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत ज्यादा सीनियर सहाफी आजाद जो है हमारे पास मौजूद हैं जो कि इसके लिए कैपेबल हैं। उनको छोड़ के ये लगाना थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ कि कोरोना वायरस का जो इशू हुआ है इस पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना ये काम तो अपनी जगह कर रही हैं, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट एक कौमी अलमिया होने के नाते कलेक्टिव एफर्ट नज़र नहीं आती। और इसमें बजाय इसके कि सब इकट्ठे मिलके जो ज़रूरत है उसको पूरा जाए। शो ऑफ तो बहुत हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो काम जिस तरह करना चाहिए था उसने सारी पार्टियों ने मिलकर किया नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए ना कि किसने पॉलिसी मुरतब करनी है, किस इदारे का सरबराह कौन है, इस पाकिस्तान का सरबराह कौन है। कुछ हो गया देखें अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अकेले खुद फैसला करेंगे, एक फोर्स को अपने कुत्ते का नाम दे देंगे जो अपने उस घर में ऑलरेडी रहता है, उस टाइगर फोर्स का नाम दे देंगे, बड़ा अफसोस है। ये अगर फोर्स बनानी थी तो आप यूनियन काउंसिल की लेवल पर अपनी यूनियन काउंसिल वापस लेके आ जाते ना। इन फोर्स की जरूरत क्या थी, उनके पास इख्तियारात ऑलरेडी मौजूद थे, वर्कर्स हैं। आप बिजली का बिल गैस का बिल हर घर में भेज देते हो, उसका पता नहीं है, बिल्कुल वहां पे उनको पता हो सकता है, लेकिन इसमें उनका आप लोगों को गरीबों का नहीं पता। गरीबों में 1 करोड़ का बिजली का बिल किसका आ रहा है और 500 रुपए का बिजली का बिल कैसे आ रहा है, उसको में आप खुला तजाद नहीं है। देखें
मेरा मकसद ये है कि ये सरबराह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तमाम सूबों को साथ लेके चले, इवन के अपोजिशन को साथ लेके चले। एक बार उन्होंने कोशिश की थी कि वहां पे तो फिर सरबराह ने, प्राइम मिनिस्टर साहब उठ के चले गए। फिर ऐसी सूरत में मियां शहबाज शरीफ साहब, इवन के सिंध हुकूमत, बाकी बिलावल, सारे लोग नाराज हुए थे। इतना ज्यादा ह्यूज किस्म का ऐसा मामला था, ऐसा सिचुएशन थी। आप सारे मिलके उनको अपने एतमाद में लेके और उनको कहते, देखें मैं एक मिसाल यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की देता हूँ कि वहाँ पे अगर पिछले दिनों में वबा आई थी पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसी डेंगू की, तो ऐसी सूरत में देखें को कितना कंट्रोल किया था वो। और इवन के अगर आप देखें कि जो सैलाब आया था, शहबाज शरीफ साहब ने खुद मौजूद होते थे वहाँ पे। नहीं, वो डिसिप्लिन, जहाँ तक शहबाज शरीफ के डिसिप्लिन एक्शन की बात है उससे तो कोई जो है नहीं कर सकता। इमरान फारूक साहब, अब ये बताएं कि अब अगले ये जो लॉकडाउन, अब पार्शियल लॉकडाउन, आगे ईद आ रही है, ये सब कुछ हो रहा है, रमज़ान है, और फिर कराची के भी चादर, पंजाब के भी ताजर, वो थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहा है। अगली हिकमत अमली हुकूमत की क्या होनी चाहिए? हिकमत अमली तो लॉकडाउन जो है, जैसे कि आपने पहले फरमाया था कि हू की तरफ से भी डायरेक्शन जो है वो ये थी कि इसका एक ही हल है, तहफ़्फ़ुज़ तहफ़्फ़ुज़ तहफ़्फ़ुज़, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। लेकिन हमारे मारूजी हालात थोड़े डिफरेंट हैं। हमारे आपके इल्म में है कि यहाँ पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। मैंने सियालकोट में देखा, अभी 2 दिन पुरानी खबर है कि एक बंदे ने अपने 3 बच्चों को गोली मार दी इस वजह से कि वो भूख की वजह से बिलख रहे थे। इससे पहले एक खबर चल रही थी कि एक बंदे ने अपने बच्चे को वो फांसी दे दी कि जी वो भूख की वजह से बिलख रहा था। तो हमारे मारूजी हालात डिफरेंट है। हम उस तरह आइडेंटिफिकेशन जो है ना बंदों की कैसे होगी हुकूमत को? जैसे बलोच साहब ने कहा कि जी आपके पास बिजली का बिल है, उससे पता चल जाता है, पोलियो वर्कर्स हैं आपके तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपकी काउंसिल्स हैं। सबसे इफेक्टिव जो है ये जो आपने कहा कि काउंसलर्स, कि वो शख्स होता है जो अपने महल्ले के हर बंदे को जानता है। आप कमेटीज बनाएं जिसमें अपोजिशन के लोग, जिसमें आपके अपने गवर्नमेंट इदारे के लोग जो उस काउंसिल लेवल पे काम करते हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं। ये एक ऐसा मौका है जिस पे कौमें मुत्तहिद हुआ करती हैं, जो कौमें मिल के काम करती हैं और इस तमाम आफत से निकलने की कोशिश करती हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट ये है कि इस मौके पे भी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश हो रही है। सिंध जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग वहीं पे है। फेडरल के साथ फेडरेशन जो है, उनके साथ कन्फेडरेशन जो है वो जारी है। इमरान खान की फोटो लगा रहे हैं, भाई ये सारा सिलसिला चल रहा है कि वो एक अजीब सी सिचुएशन है जो कि नहीं होनी चाहिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इमरान फारूक साहब, मैं बलोच साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोरोना मुल्क की 80% इंडस्ट्री जो है वो इसकी वजह से बंद हो चुकी है। लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। तामीर शोबा से मुंसलिक गो के वज़ीर साहब ने एक पैकेज अनाउंस किया, लेकिन उसके जो मुंसलिक इंडस्ट्री थी, जो कारखाने थे या स्टील मिलें थी या दूसरी जो एसोसिएटेड जो एजेंसीज हैं, जो कारोबार है वो भी बंद है। ज़राअत, होटल, तजारत, ज़ाती कारोबार, आवाम सर्विसेज को शदीद नुकसान पहुँचा है। ऐसे में पाकिस्तान की जो ताजिर तंजीमें हैं या पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं, जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी आता है, बाकी चैम्बर भी आते हैं, तो वो ताजरों के या बिजनेसमैनों के जो माइक्रो लेवल और माइक्रो लेवल दोनों लेवल के मसाइल को किस तरह देखते हैं, उस सिलसिले में बात करने के लिए खुर्रम एजाज साहब, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI कराची से हमारे साथ हैं। उनसे बात करें। खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। जी सर, आप ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कभी कहती है लॉकडाउन मुकम्मल होगा, कभी कहती है पार्शियल होगा, अब कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन होगा, इंडस्ट्रियल पैकेज भी आया, मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट भी किया, लेकिन पिछले 3 दिन से सीमेंट और स्टील का सेक्टर फिर बड़ा कमज़ोर जा रहा है, उसके शेयर बड़े गिर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं बीइंग फेडरेशन के अहदेदार होने के नाते कि इन मसाइल से कारोबारी जो बरादरी है उसके मसाइल किस तरह हुकूमत तक पहुँचाए जा सकते हैं? देखिए जी, कारोबारी बरादरी तो मुश्किलात का शिकार तो है, लेकिन हमारा पहला कंसर्न ये है कि जो हुकूमत है, चाहे वो हमारे लिए हुकूमत में कोई तफरीक नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल हो जी। इस मुश्किल वक्त में हम ये समझते हैं कि जो भी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उन्हें एक पेज पे होना चाहिए जी। और वो हमें एक गाइडलाइन दें और उस पर हम अमल करने को तैयार हैं। लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्ट किस्म के जो ऑर्डर्स आते हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, चाहे वो फेडरल हो, और एक बात कही जाती है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तो कंफ्यूजन यहाँ से आता है जी। अगर आप कहते हैं कि लॉकडाउन करना है, ठीक है, मुश्किलात हैं, लेकिन सही है कि सबसे पहले इंसान की जान है जी। अब लॉकडाउन मुकम्मल करने को तैयार हैं जी।
एक तरफ आप कहते हैं कि जी एसेंशियल सर्विसेज चलेंगे और इंडस्ट्री चलेगी और एक्सपोर्ट चलेगी जी। जब एसेंशियल इंडस्ट्री चलाने के लिए निकला जाता है, जब एक्सपोर्ट के लिए निकला जाता है तो वहां रुकावटें आ जाती हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। जब स्मॉल लॉकडाउन की बात करते हैं तो कल के दिन में कुछ मार्केट्स ने, जो सिंध गवर्नमेंट ने एसओपी बनाई कि आप ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं, तो लोगों ने उसी एसओपी पे अमल करते हुए 1 से 2 लोगों ने जब दुकानें खोलने की कोशिश की तो उनको भी बंद कर दिया गया। तो ये जो कंफ्यूजन जो है ना, ये बड़ा अनसर्टेनिटी जो है सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा सर, ऑनलाइन कारोबार करने के लिए तो आप घर से भी बैठ के कर सकते हैं, उसके लिए जाके दुकानें खोलने की क्या जरूरत है? वो तो आप अपने वेयर हाउस से माल को डिस्पैच ही करना ना। तो ये तो बात समझ में नहीं आई कि वो ताजर जो कि कारोबार करना चाहते हैं, जिनकी दुकानें मौजूद हैं, जिनके ऑफिस मौजूद हैं, और वो भी वही कारोबार कर रहे हैं जो ऑनलाइन से होना, तो उनका तो बहुत ही नुकसान होगा इस वजह से। कुछ ही लोगों को सिर्फ इससे फायदा होगा। देखिए, घरों से हर किस्म का कारोबार तो नहीं किया जा सकता, ऑनलाइन किया जा सकता है। आप ऑनलाइन भी है तो उसके लिए आपको मटेरियल तो चाहिए ना। वो स्टोर खोलने, आप स्टोर से दे दें, स्टोर में बंदे तो आके बैठे हों। यही है, मैंने आपसे अर्ज की कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे ताजिर हैं, जो टेलर हैं, वो उनकी दुकान ही उनके लिए सब कुछ होता है, वही स्टोर होता है, वही लिमिटेड होता है। और चूंकि लॉकडाउन जो है वो बड़ा अचानक हुआ था, अच्छा, लेकिन यह है कि रातों ये कह देना कि कल से आप दुकान नहीं खोलेंगे तो स्टॉकिंग वगैरह देखनी, तो सारा कुछ देखना, तो जो छोटे छोटे देखें, जो स्मॉल एंटरप्राइज होती है ना, तो हमारे मुल्क में बहुत बड़ा तबका वो है जो कि बहुत ज्यादा बड़े सरमायादार नहीं है, उनके बड़े बड़े गोदाम नहीं है। 1 करोड़ के करीब दुकानें हैं सर, 1 करोड़ के करीब छोटा दुकानदार है। वो बेचारे रोज खाने कमाने वाले लोग होते हैं, उनकी जो दुकानें होती है ना, कहने को वो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वही उनका कुल सरमाया होता है, सब उन्हीं से उन्होंने कारोबार करना होता है। जी बिल्कुल। तो ये उनका भी अगर देखें, हम गवर्नमेंट, जैसे आपने एसेंशियल इंडस्ट्री की बात की, दुकानों की बात की या फैक्ट्रियों की बात की, हम ये कहते हैं कि अगर जो भी एसओपी पे अमल करता है, जो भी वो करता है, उसको वो काम करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि नौकरी जब कोई किसी को मिलती है या डेली वेजेस है, वो डेली वेजेस वाला ये नहीं देख रहा होता कि ये एसेंशियल काम है या नॉन एसेंशियल है, वो तो ये देखते हैं कि फैक्ट्री है, मैंने आके कारोबार, मैंने आके मजदूरी करनी है। जी बिल्कुल। तो उन मजदूरों का भी ख्याल करें, इन छोटे ताजरों का भी ख्याल करें। अगर एसओपी पे जो भी इंडस्ट्री अमल करती है, जो भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखती है, गवर्नमेंट के एसओपी पे अमल करती है, तो उसे फैक्ट्री चलाने की इजाजत दें। इसमें ये तस्दीक नहीं करें कि जी ये एसेंशियल है, ये चल सकते हैं, ये नहीं चल। अच्छा, आज हुकूमत ने 75 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है, और ये भी कहा कि 3 महीने हम बिजली का बिल देंगे। सर 3 महीने तो दुकानें वैसे ही बंद है, बिजली का बिल तो आएगा ही नहीं। देखिए, बात यह है कि सिर्फ बिजली के बिल की बात तो होती ही नहीं है ना जी, और बड़े इश्यूज हैं। आपने इस वक्त तो ये कहा कि जी अब इस वक्त तो मार्कअप जो है किसी सूरत नहीं होना चाहिए। बिजली का बिल है, बहुत अच्छी बात है दी, लेकिन सिर्फ इसी पे काफी नहीं है ना जी। आप ये देखें कि किसी भी किस्म का आपको मार्कअप नहीं लगना चाहिए जी, किसी भी किस्म का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हम ऑलरेडी 11% से 9% पे आए हैं, तो हम दुनिया से बहुत ज्यादा आगे थे, हमारा हाई है बहुत मार्कअप जी। आज आप कहते हैं कि तनख्वाहें भी दे, तो उसके लिए आप अगर रकम लें, पैसे लें, तो आप 5% उस पर जो है वो इंटरेस्ट भी दें जी। तो ये सारी चीजें जो है नहीं होनी चाहिए, वो तो लायबिलिटी बढ़ाने वाली बात है। इसी तरह छोटे छोटे इंपोर्टर्स हैं जो अपने इंपोर्ट करते हैं, उनका एक कंटेनर अगर वो कार्गो करते हैं तो उसमें 3-4 लोग मिलके अपना पैसा लगा के 40-50 लाख का कंटेनर इंपोर्ट करते हैं और फिर वो लाके उसे रिटेल बेचते हैं। अच्छा सर, शिपिंग कंपनी की बड़ी शिकायत आ रही है, वो कोई चार्जेस इनसे बहुत ज्यादा वसूल कर रहे हैं, इंपोर्टर से कंटेनर के चार्जेस वसूल कर रहे हैं। चलिए, टर्मिनल के चार्जेस की तो हुकूमत ने बात की कि हम उसमें आपको वेवर दे देंगे, तो फेडरेशन इसमें अपना कोई किरदार प्ले कर रही है? फेडरेशन ने ही सबसे पहले लेटर लिखे थे, और एफबीआर ने जो इनको लाइसेंस देते हैं शिपिंग एजेंट को, उन्होंने एक लेटर लिखा था 31 मार्च को। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, अली जरी साहब से हमारी कई बार मुलाकातें हैं, उन्होंने भी ऑर्डर इशू कर दिया। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ रिट जो है वो गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया जा रहा है शिपिंग कंपनीज की तरफ से। हिंदुस्तान में, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाला कि जी आप लॉकडाउन पीरियड में कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेंगे, और उन्होंने उसको माना। वही गैर मुल्की कंपनीज बाहर बैठी हुई हैं जो वो इंडिया के लिए ये रिलीफ दे रही हैं और पाकिस्तान के लिए रिलीफ नहीं दे रही। ये बहुत ही अफसोस की बात है, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अब गुजारिश करूंगा कि ये इस मामले का नोटिस लें कि ये जो करोड़ों डॉलर बाहर ले जाते हैं वही शिपिंग कंपनीज अगर इंडिया में ये चीजें रिलीफ दे रही हैं, वही कंटेनर पे वही रिलीफ दे रही है, तो पाकिस्तान में उन्हें देने में क्या मसला है। और हम ये चाहते हैं कि एफपीसीसीआई के हम सबको न्यूट्रल बात करते हैं कि हमारे साथ आए, हम खुला इनको कहते हैं कि हमारे से आके ओपन लाइव हमसे डिस्कशन करें कि आपने ये ऐसा क्यों किया हुआ है। आप जाके अपने प्रिंसिपल्स को कन्विंस करें कि ये वक्त कमाने का नहीं है।
इस वक्त तो किसी को एक्स्ट्रा चार्ज, जो असल, हम ये नहीं कह रहे कि ये ट्रेडर के प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ देंगे, लेकिन एक आदमी जिसकी दुकान बंद है, गोदाम बंद है, वेयर हाउस बंद है, माल बाहर नहीं निकाल सकता, उसके पास लिक्विड पैसे नहीं है, मार्केटें बंद है, और अगर उसने इस मुसीबत जो कोरोना की वजह से आई है उसकी वजह से वो अपने कंसाइनमेंट को कार्गो क्लियर नहीं करा सक रहा, तो उसको जुर्माने तो नहीं आयद किए जाने चाहिए पेनल्टी की शक्ल में, डैमेज की शक्ल में और डिटेंशन की शक्ल में। बहुत नाजायज कर रहे हैं ये। हुकूमत को इस सिलसिले में इंटरव्यू करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी फेडरेशन और चैम्बर्स हैं, इनको भी जो छोटे ताजरों के मसाइल हैं, बड़े ताजरों के साथ साथ उनको भी लुक आफ्टर करना चाहिए। देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि जो एफपीसी से, देखिए हमारे पास हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम यह है कि हम जो जेन्युइन इशू है हम उसे बताएं और उसका हल बताएं। हम कोई डंडा लेके मनवा नहीं सकते बात, ना ही ऐसा कोई है, लेकिन हमारी बात को सुना जाए, हमारे जो इश्यूज हैं हम बिल्कुल न्यूट्रल रह के बात करते हैं जी। तो समझना चाहिए, और ये तो क्राइसिस की पोजीशन है ना जी, बिल्कुल सबको अपना साथ देना है ये। और फिर मैं बार बार कहता हूँ कि इस वक्त कमाने का वक्त नहीं है, ये सर्वाइवल का वक्त है, कि सर्वाइवल की जंग है आम आदमी के लिए, चाहे हमारे यूटिलिटी बिल्स वाले हों, चाहे हमारे शिपिंग कंपनी हो, चाहे हमारे स्टेट बैंक हो, उनको चाहिए कि किसी किस्म का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज ना करें, ताकि लोग, खासकर छोटे लोग, परेशान ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम एजाज साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि इस वक्त जो शिपिंग कंपनीज है वो चार्जेस ज़्यादा ले रही हैं, जबकि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मौके पर इंटरवीन करे, और जिस तरह बाकी ममालिक ने कहा है कि जी इस कोरोना वायरस के दिनों में, इस वबा के दिनों में किसी किस्म के कोई चार्जेस वसूल ना करे, तो यहाँ पे भी वही लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत को अपनी रेट कायम रखनी चाहिए, गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए, और जैसे कहा गया कि जो भी मामलात हैं वो तमाम सियासी पार्टीज़ मिल के हैंडल उसको करें, और जहाँ जहाँ गरीब है उसकी आइडेंटिफिकेशन उसी ऑर्थोडॉक्स तरीके से की जाए जो कि पहले यहाँ पे मौजूद था, जैसे कि बल्दियाती निज़ाम मौजूद था, जैसे काउंसलर्स यहाँ मौजूद थे, जैसे पोलियो वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं, हेल्थ विजिटर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। पैरल एंड पे ये है कि हमें कोशिश ये करनी है कि हमें इस कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, क्योंकि आने वाले दिन हमारे लिए बाइस तशवीश हैं, क्योंकि उसमें इनकी तादाद बढ़ेगी। तो जैसे शुरू में कहा गया कि एक ही तरीके से बचने का कि आप घर में रहें, अपने हाथ साफ रखें, अपने चेहरे को बंद लगाएं, लेकिन जब आप घर में होंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने को खुद क्वारंटाइन किया हुआ है, आप लोग खुद घर में बैठे हुए हैं। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान नईम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।